हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। एक क्लास, आज हम आपसे ये बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स व्हेन इट कम्स टू योर स्टैंडर्ड 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन। सीबीएसई वाले बच्चा लोग अगर आप इस वीडियो पे पहुंच गए होंगे तो मैं उनके लिए अलग वीडियो बनाकर शूट कर दूंगा, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। आई एम फ्रॉम नागपुर। माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी। मैं नागपुर में सी ए सी एस एंड 11th 12th का क्लासेस लेता हूँ। अब तक 18 के आसपास मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी किया है। तो व्हाट स्ट्रैटेजी दे यूज टू फॉलो या व्हाट स्ट्रैटेजी दे हैव फॉलोड, इस सब के ऊपर में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी अ वेरी informative lecture for those who are planning to score 100 out of 100 when it comes to the subject। अगर आप 100 में से 100 स्कोर करने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बन सकता है। तो क्लास आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये सवाल पूछना है खुद से कि वाई एग्जाम्स आर कंडक्टेड। क्या लागे है, एग्जाम्स क्यों कंडक्ट की जाती है? जो भी इंस्टीट्यूट बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करती है, हमें लगता है सर एग्जाम्स कंडक्ट करें हमको परेशान करते हैं, कोविड का टाइम है सर, हमको सेंटर पे बुला के पेपर देने लगा रहा वगैरह वगैरह। आप ये सब हमारे दिमाग में आता ही है, बट व्हाट इज द रीजन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन? यस, पहला रीजन है टू चेक योर नॉलेज। ऑफ कोर्स द फर्स्ट रीजन इज टू चेक योर नॉलेज, आपका ज्ञान चेक करने के लिए कि भाई आपने जो भी साल भर में पढ़ा है वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। ये एक रीजन है, बट इज द ओनली रीजन टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन? आपका नॉलेज चेक करने के लिए या आपका परफॉर्मेंस चेक करना है, क्या यही एक लौता रीजन है? क्या यही एक लौता रीजन नहीं होता है बेटा? बेटा समझो, एग्जाम्स आर द सिमुलेशन विच प्रिपेयर्स यू द प्रॉब्लम फेस्ड इन योर डे टू डे लाइफ। जितनी भी एग्जाम्स रहती है ना, ये एक तरीके का सिमुलेशन, मतलब एक नकली एनवायरमेंट बनाया जाता है कि अगर रियल लाइफ सिनारियोज अगर आपके सामने आते हैं, रियल लाइफ सिनारियोज अगर ऐसे आते हैं तो आप कैसा परफॉर्म करोगे। जैसे अकाउंट्स में तो बहुत बार होता है, फाइनल अकाउंट बनाते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, इसलिए आपको वो एग्जाम्स के थ्रू बताते हैं। जैसा डेडलाइंस होती है जब भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब आप जॉब करोगे बिजनेस करोगे, डेडलाइन होती है, कितने डेडलाइन के अंदर आपको करना है। एग्जाम में भी टाइम लिमिटेड होता है, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो एक तरीके से जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे उसका एक हूबहू नकल की जाती है कि एग्जाम में आप उस सिनारियोज में आपको डालते हैं और देखा जाता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। तो बेटा मगअप करके नॉलेज वहाँ पर छोड़ के आना ये इंटेंशन नहीं रहता है। आपको रियल लाइफ सिनारियोज के हिसाब से सिचुएशंस वहाँ दी हुई बनती है, बनाई जाती है। आप स्ट्रेस पे कैसा परफॉर्म करते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है वगैरह, ये सब चीज़ों के ऊपर में आपका एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है। साथ ही साथ में आप कौन से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो, क्योंकि ज़िंदगी में आप हर प्रॉब्लम हर बार सॉल्व कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन ऑफ रहता है ना, एनी 3 एनी 4, कोई इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन छोड़ो, या इस तरीके से है। तो व्हाट 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 यू डू व्हेन डिफिकल्ट सिचुएशन अराइजेज, व्हाट स्ट्रैटेजी यू अप्लाई एंड एवरीथिंग, ये सब एग्जाम्स के अंदर में होता है। आपको क्या लगता है, इज इट द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट द प्रॉब्लम विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड एंड विद क्वेश्चन नंबर लास्ट, लाइन से पूरा पेपर सॉल्व करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? नहीं, ये हमको जाल में फंसाने की हरकत है, ऐसा नहीं करना। यू माइट हैव टू चेंज द सीक्वेंस, जो क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस है और जो आपके आंसर का सीक्वेंस है, जरूरी नहीं है वो सेम रहे। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, पहले क्या बाद में क्या इसके बाद में क्या, ये बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आपके सामने 3 सिचुएशंस आती है, 3 प्रॉब्लम आती है, कैसे टैकल करोगे? पहले कौन सी सिचुएशन आप टैकल करोगे, फिर कौन सी। तो वो भी सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर पेपर पैटर्न। सर ये सब समझा के आप बताना क्या चाहते हो? तो बेटा आपको पेपर में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस जब आएंगी तो आप कैसा परफॉर्म करोगे वो चेक करने के हिसाब से आपका पेपर लिया जाता है। तो अब हमारा पेपर जो मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 12th का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपका 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क रिटन बेस्ड पेपर रहने वाला है, 20 मार्क आपके इंटरनल वाइवा कॉलेज के रहने वाले हैं। देखो 20 मार्क मेजरली जो कोविड का सिचुएशन था तो ज़्यादा दिक्कत का मैटर नहीं है, बट ये जो 20 इंटरनल मार्क आपको है, इसको अगर स्कोर करना है तो दिस इज़ अ क्वाइट इजी थिंग। पहला रहता है आप कॉलेज रेगुलरली अटेंड करो। अब तो समय हो गया है, जिन्होंने कॉलेज अटेंड किया किया, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कॉलेज अटेंड भी नहीं किया तो ऑनलाइन आपकी क्लासेस हुई है कोविड के दौरान, कॉलेज की क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपके अटेंडेंस के इस पर निर्भर करता है कि आपको 20 मार्क मिलेंगे। साथ ही साथ में ना कॉलेज के जितने एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, वो आप लोगों ने परफॉर्म करने चाहिए, उसमें देना चाहिए। कई कॉलेजेस हरकत क्या करता है कि दे डोंट टेक रेगुलर अटेंडेंस। अगर आपने सारे यूनिट टेस्ट सारे टर्म टेस्ट कॉलेज के दिए
तो वो आपका 100% अटेंडेंस लगा के आपको 3 मार्क अटेंडेंस के होते वो दे देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपकी जितने असाइनमेंट सबमिशंस वगैरह है आप उसको टाइम से सबमिट करें। असाइनमेंट में अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। नेवर नेवर ये बोलना नहीं चाहिए, वैसे भी ये आपके इनहेरेंट होना चाहिए, यू शुड नेवर आर्ग्यू विथ योर स्कूल और कॉलेज टीचर्स। होता है, कई बार होता है कि जैसा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया तो अकाउंट्स में कुछ कंसेप्ट मेरा और उनके आपके टीचर का अलग जाता है या गया है, तो कभी भी मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ अपने टीचर से मुझोरी मत करना। आप स्टूडेंट्स के साथ में अपने कलीग्स के साथ में आपस में डिस्कशन करो, बट दैट डिस्कशन शुड ऑल्सो बी हेल्दी। नहीं स्कूल कॉलेज में जाके आप ये नहीं बोल के आना हमको ट्यूशन में ऐसा पढ़ा है आप गलत पढ़ा रहे, नहीं, वो उनका पढ़ाने का तरीका है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है। तो इस बारे में हमने कभी कॉलेज में झगड़ के नहीं आना। अब जो था वो तो हो गया सर, अब हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ गए, इस पे ज़्यादा बात करके कोई मतलब तो है नहीं। नाउ लेट्स सी आप लोगों का पेपर पैटर्न। नाउ हाउ यू कैन स्कोर 20 में से 20 कैसे मिलाना वो हमने बात किया। नाउ हाउ यू कैन स्कोर 80 में से 80, बट वो 80 में से 80 स्कोर कैसे करेंगे वो जानने से पहले हमारे को पहले पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। जो हमारा अकाउंट्स का पेपर पैटर्न है 80 मार्क का जो पेपर पैटर्न जो हमको लिखना है, अब तक के आपके एग्जाम्स जो है अब तक कोई भी आपका इंस्ट्रक्शंस आए नहीं है कि बोर्ड आपका एग्जाम्स ऑनलाइन लेगा, तो अभी भी मान के चलेंगे हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन होने वाले। विल हैव टू गो एंड रीच द सेंटर एंड राइट द पेपर। और बेटा ऑफलाइन पेपर हो ये ज़्यादा सही भी है क्योंकि आप लोगों ने साल भर प्रैक्टिस ऑफलाइन की है। अगर टेस्ट ऑनलाइन होगा तो आपने एमसीक्यूज उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए, आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए बट उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए कि आप 80 मार्क का पेपर एमसीक्यू में सॉल्व कर पाए। स्पेशली दो स्टूडेंट्स हुआ टारगेटिंग 100, अगर आप 100 का सॉल्व कर रहे हो तो एमसीक्यू में 100 थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 के 100 सही नहीं होते। बट रिटर्न बेस्ड पेपर में पूरा पेपर सही होने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी 100 में से 100 स्कोर करने की। लेट्स सी पेपर पैटर्न। रिटर्न बेस्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत खतरनाक कर दिया है। ये इस साल से इन्होंने अपडेट किया है, इसके पहले थोड़ा पैटर्न अलग था, इस साल से थोड़ा सा खतरनाक हो गया। जब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं हर बार इतना स्ट्रेस नहीं डालता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा इजी चीज़ हुई रहती थी बच्चों के लिए, बट अब थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसके अंदर में कुछ अराउंड एक और है, हाँ, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉपिक दे रखे, 10 टॉपिक दे रखे। और बोर्ड वाले क्या करेंगे, ये 10 में से कोई भी 4 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी नहीं पता कौन से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है बोर्ड वाले आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है बोर्ड वाला, एक मिनट, हो सकता है आपको बोर्ड वाला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पे, ट्रू फॉल्स पे, आंसर इन 1 सेंटेंस और कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये 4 टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ ले, या कोई भी इन 4 टॉपिक के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी इन 4 टॉपिक के, आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे वो चारों के चारों क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। इसके पहले होता क्या था, 6 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 6 नहीं 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 5 में से 3 सॉल्व करने पड़ते थे। पहले 5 में से कितने सॉल्व करने पड़ते थे, 3। बट अब आपके अटेम्प्ट में, आपके एग्जाम से क्या लागू होने वाला है, हम ये 10 में से कोई भी 4 पूछेंगे और आपको चारों सॉल्व करना है। 10 में से हम कोई भी 4 पूछेंगे और आपको चारों सॉल्व करना है। वो कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्शंस रहा क्या जिंदगी में, अब यहाँ पे क्या सॉल्व करूँ क्या नहीं करूँ वो रहा ही नहीं, आपको पूरे के पूरे चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिसमें मेरे को जो लगता है ये थोड़ा खतरनाक है, अब हम इसको बहुत इग्नोर करते। ट्रू एंड फॉल्स आया वहां तक ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन। 2 क्वेश्चंस पूछेगा, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चंस में 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है। आधा मार्क रहेगा आपने ट्रू लिखा है फॉल्स लिखा है उस पर, और 2 मार्क रहेंगे कि आप रीजन क्या लिखते हो। बच्चों से ये जमता ही नहीं। और एक जो मेरे को लगता है और हमेशा से लगता था एक खतरनाक पॉइंट हो सकता है आपका, आंसर इन 1 सेंटेंस। बाकी तो चलो कुछ हद तक आप मैनेज भी कर लोगे। ये 2 पॉइंट 2 क्वेश्चंस ऐसे जिसपे नंबर कटते हैं, 5 में से 5 मिला पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 4 नंबर 3 नंबर पे बच्चे आके रुकते हैं। क्योंकि 1 सेंटेंस में ना जो कीवर्ड होता है, हम कई बार वो कीवर्ड इग्नोर कर देते, वो कीवर्ड हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते। सिंपल बात करूँ तो जैसा व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या बोलोगे पार्टनरशिप का डेफिनेशन, क्या लगता है, इट इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैड अग्रीड म्यूचुअली टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सही है कि ओनली प्रॉफिट्स है वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉसेस या ओनली प्रॉफिट्स, हु हैड म्यूचुअली अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, वो डेफिनेशन में कहीं भी लॉसेस नहीं है।
बट हम भावनाओं में बैठ के वहाँ लॉसेस भी लिख के आएंगे, वैल्यूअर चेक करते वक्त क्या बोलेंगे, अरे इसको तो समझता नहीं, इसको तो मालूम नहीं, कीवर्ड वहाँ सिर्फ लॉस था, कीवर्ड वहाँ सिर्फ प्रॉफिट था, लॉस नहीं। तो ऐसी गलती वन सेंटेंस में होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके अलावा बाकी देख लो क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, दैट इज एमसीक्यू, 4 ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लो। अच्छा हाँ, एमसीक्यू भी एक है, एमसीक्यू भी एक है और कंप्लीट द सेंटेंस भी एक है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस आए, फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन भी आ सकता है ना, दिस इज एमसीक्यू यानी दिस इज विदाउट ऑप्शन, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो आपकी किस्मत के ऊपर है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन आता है या विदाउट ऑप्शन आता है। वन वर्ड फ्रेज, वन वर्ड फ्रेज मतलब सिंपल एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज, क्या है क्रेडिट बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या है, राइट अ वर्ड फॉर दैट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कम ऑन शूट, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट, इज ग्रॉस, ऐसे क्वेश्चंस वन वर्ड में आते। ट्रू फॉल्स यू आर नोन, फाइंड द ऑड मैन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, जो ऑड वन आउट है वो अलग करना है हमको, जो ऑड वन आउट है वो हमको क्या करना है अलग, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लांट एसेट बिल्डिंग और सैलरी, क्या है ऑड वन आउट, प्लांट एसेट बिल्डिंग और सैलरी क्या है, ऑफकोर्स सैलरी, क्योंकि बाकी सब एसेट है और वो सैलरी एक्सपेंडिचर है, ऐसे कुछ रहेंगे आपको ऑड वन आउट। ये बहुत ईजी दिया एग्जाम्पल, एग्जाम में थोड़ा बहुत आपके टॉपिक से रिलेवेंट डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए रहेंगे। ये हो गया फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, आंसर इन वन सेंटेंस, एक क्वेश्चन दिया रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज दिस, व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज, वो उसके ऊपर में आंसर्स लिखना है। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस मैंने मेरे नोट्स के पीछे डाल रखे हैं, ठीक है, वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। अग्रीड एंड डिसअग्रीड, दिस अग्रीड एंड डिसअग्रीड इज नथिंग बट अनदर नेम और रिफाइंड नेम ऑफ ट्रू फॉल्स विदाउट रीजंस। अग्रीड एंड डिसअग्रीड आर ट्रू फॉल्स विदाउट रीजन, देख यानी ट्रू फॉल्स विद रीजन भी है, विदाउट रीजन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये बेटा बहुत खतरनाक चीज होगी, कई बच्चों ने ना लास्ट के 2 चैप्टर्स छोड़े, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेंड नहीं किया, उसके अंदर में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशो के कैलकुलेशंस हो सकते हैं, वो यहाँ पूछे जा सकते हैं एक एक मार्क के लिए, गुडविल का कैलकुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन, नहीं कुछ तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो शेयर्स चैप्टर में पढ़ा हमने, फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, उस सब के कैलकुलेशन इस जगह पे पूछे जा सकते हैं। ड्यू डेट कैलकुलेशन, वो सब कैलकुलेट द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, लेटर पढ़ा था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बना डब्बा अब्बा बनाना पड़ता है, वो आता है यहाँ पे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये मेजरली आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पूछेगा, वो आपको बोलेगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज का चार्ट कंप्लीट करने बोलेगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज का चार्ट बनाने को बोल सकता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो बेटा एक चीज़ समझो, पेपर हल्का सा डिफिकल्टी साइड बढ़ा दिया उन्होंने, हल्का सा ये करने की वजह से डिफिकल्टी की तरफ बढ़ गया है। 5 मार्क के क्वेश्चंस एक एक रहने वाले, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल वेटेज क्वेश्चन नंबर 1 को 20 मार्क का है। दिस क्वेश्चन विल गोइंग टू डिफाइन वेदर यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 और नॉट। यहाँ गलती गए 95, 96, 97, 98, 99, ये फिगर पे लाकर छोड़ देंगे अगर यहाँ आपने कुछ भी गलत किया है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट का ऑप्शन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2 डेथ नहीं है, सॉरी, आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है, आइदर यू कैन सॉल्व एडमिशन, यू कैन सॉल्व रिटायरमेंट। डेथ पे क्वेश्चन अलग पूछेगा, डेथ पे क्वेश्चन अलग से आने वाला है, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या पूछेगा, एडमिशन या रिटायरमेंट का ऑप्शन रहता है, आइदर यू कैन अटेम्प्ट एडमिशन, यू कैन अटेम्प्ट रिटायरमेंट। आप मेरी मानो, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो रिटायरमेंट के कंपैरिजन में एडमिशन का क्वेश्चन इजी रहता है, क्योंकि रिटायरमेंट में एक सेटलमेंट की एंट्री बढ़ जाती है। बट अगेन इसमें विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चन नॉट टू अटेम्प्ट, इसमें अगर मैं आपको हिंट दूं, सिंपल भाषा में अगर मैं आपकी मदद करूं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैंने लेजर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहता। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें लेजर पूछा है, मेरे को दोनों आता, मैंने एडमिशन भी डिटेल में पढ़ा है, मैंने रिटायरमेंट भी डिटेल में पढ़ा है, बट एडमिशन का जर्नल आ गया और रिटायरमेंट का लेजर आ गया, तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्रेफरेबल सही रहेगा। अब एडमिशन अटेम्प्ट नहीं करना, अब क्या अटेम्प्ट करना, रिटायरमेंट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आपको लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो एडमिशन ही करूंगा, तो गो विद दैट ओनली, गो विद दैट ओनली। बट जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में पूरा लेजर अकाउंट बनता है, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में हमको पूरा लेजर बनाना पड़ता है, तो परवड़ता नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है उसको, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आई वुड हैव गॉन विद लेजर का क्वेश्चन।
अगला है डिसोल्यूशन के ऑप्शन में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आता है डिसोल्यूशन, यू कैन से वन और द अनदर थिंग। अगेन इसमें आई विल प्रेफर बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को समय कम लगता है, डिसोल्यूशन को टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस डिसोल्यूशन में कैलकुलेशन ज़्यादा है जिसमें गलती होने के चांसेस है। जर्नल एंट्री में गलती होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। देन शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग का ऑप्शन होता है 8 मार्क का। कंप्यूटर अकाउंटिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, थ्योरी क्वेश्चन है, 8 में से 6 के ऊपर नहीं मिलते, 6 मार्क बहुत हो गए। बट शेयर्स का क्वेश्चन, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, डेबिट क्रेडिट, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं और 8 में से 8 मिला सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं शेयर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन है डेथ और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जिन बच्चों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेंड किया उनको पता है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको डेथ से नफरत है तो 4 से 6 लेक्चर्स में मैंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, जाके देख लेना। इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस है। हाँ बट अगर आप एनालिसिस प्रिपेयर करके जाते हो तो एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि एनालिसिस में थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, बट डेथ में हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, डेथ में हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। 6 एनपीओ होता है, 7 पार्टनरशिप होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, एक क्वेश्चन है एनपीओ का सॉल्व करना ही है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर में भी एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप का जो आपको सॉल्व करना ही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक ही क्वेश्चन है कि 2 ऑप्शंस देंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यस आपको एनपीओ में ऑप्शन है, एनपीओ के ऑप्शन में ही एनपीओ है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में ही पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, और करके लिखा हुआ है, तो प्रेफरेबली देख लेना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें एडजस्टमेंट कम है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में वो क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें लेस एडजस्टमेंट है। जिसको हिडन एडजस्टमेंट से डर लगता है, गलत लगता है, हिडन एडजस्टमेंट छोड़ देना, स्पेशली वो परसेंटेज वाले कैलकुलेशंस जहाँ हमसे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। एनपीओ के अंदर में 2 क्वेश्चंस है, तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट या कैपिटल फंड गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट या कैपिटल फंड गिवन है। अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो गड़बड़ होती ना। अरे टाइप 2, 3, 4, 5 ऐसे 4, यानी वैसे 5 टाइप है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट 2 से लेके 5 तक में जो लास्ट का जो टॉपिक है 5th वाला, वो थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन वाला था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसको अवॉइड करना, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट एनपीओ में अवॉइड करना। 2, 3 और 4 के टाइप वाले क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करना, वो सॉल्व करना। गलती बता रहा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या? एनपीओ पार्टनरशिप का ऑप्शन है, फायदा उठाओ, समझा है तो थम्स अप दो। क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, दैट विल गोइंग टू प्ले अ स्मार्ट मूव इन योर एग्जामिनेशन। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, गलत से क्वेश्चन सिलेक्ट किए। ईगो में नहीं लेना कि हर इसका मैं पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मैं भी वैल्यूअर को बताएगा कि मैं कितना होशियार है, भूल मत। एग्जाम कंडक्ट करने का इंटेंशन क्या है, एग्जाम कंडक्ट करने का इंटेंशन क्या है? ये यहाँ लिखा था, लास्ट वाला क्या था, टू चेक योर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, आप कैसे प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हो, ये भी वैल्यूअर को देखना है ना। आप कौन सी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, सिचुएशन सिलेक्ट करना भी तो आना चाहिए। 2 अल्टरनेट सिचुएशन में से आप कौन सी सिचुएशन के साथ जाते हो, वो भी इंटेंशन है आपके एग्जाम का कंडक्ट करवाने का। तो कौन सा सिलेक्ट करना है, जो ईजी है, ऑब्वियसली जो ईजी है, जो आपको ईजी लगता है, जिसका प्रैक्टिस आपने ज़्यादा कर रखा है। डन यहाँ तक? अब सर ये तो हो गया पेपर पैटर्न की बात, 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सातों के सातों क्वेश्चंस कंपलसरी है, 2 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस में ऑप्शन है। एडमिशन रिटायरमेंट में ऑप्शन, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स और कंप्यूटर, डेथ और एनालिसिस, एनपीओ एनपीओ में ऑप्शन है, और पार्टनरशिप पार्टनरशिप में ऑप्शन है। ठीक है, अब सर सीक्वेंस क्या रहेगा, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, क्या लगता है, क्या लगता है? जैसा पेपर का पैटर्न है वैसे ही सॉल्व कर देना क्या? पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ये सही तरीका हुआ क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या ये सही तरीका रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? द आंसर इज नो, ब्लंटली बोल रहा हूँ। इस तरीके से सॉल्व मत करना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। अगर आपको 80 में से 80 पाने हैं, अगर आपको 80 में से 80 पाने हैं, तो ये मेरा गुरु मंत्र है, हमेशा याद रखना। इसके बाद जब भी कोई अकाउंट्स का भी पेपर आता है, तो आप ये फंडे से अगर वो अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करोगे तो आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ऑलवेज डिवाइड योर पेपर इनटू 3 पार्ट, आपके पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला है 1 मार्क क्वेश्चंस, दूसरा है क्वेश्चंस विच डू नॉट अग्रीज, विच डू नॉट अग्री मतलब जो टैली नहीं होते, जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस,
कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जहाँ डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं आता लास्ट में, और लास्ट में सॉल्व करो क्वेश्चंस विच गेट अग्रीज, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, यहाँ कहीं ना कहीं जाके क्रॉस चेक होता था ना वो क्वेश्चन, आखिरी में टैली हुआ तो चलो अब हम सही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्लास शुरुआत में हमारी स्पीड स्लो रहती है, हम सोचते ज़्यादा है, हम ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को अच्छे से डिटेल से आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमारे दिमाग में क्या होता है 3 घंटे है आराम से कर, तो वो आराम से कर वाला टाइम का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को मिलना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस को मिलना चाहिए? और ज़्यादा क्वेश्चंस को बेनिफिट मिलना है तो 1 मार्क के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं ना। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो 20 क्वेश्चन को बेनिफिट मिले शुरुआत का तो ज़्यादा बेटर है ना। तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट एनी 4 वाला है, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस वाला जो है, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना। 20 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करने को हार्डली 15 से 20 मिनट के ऊपर नहीं लगने वाला। व्हेन आई से 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट कर देना, बट ये ध्यान रखना शुरुआत में हम बहुत लेथार्जिक रहते हैं, बहुत आराम आराम से टाइम देते हैं, बहुत समय लगाते हैं उसको, अरे आराम से लिखूंगा मैं, एक एक चीज़ें 2 कलर के पेन वापरते, मत कर, समय बचा। टारगेट 12 से 15 मिनट का भी रखना है तो रखो, बट क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम बचाओ, क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम बचाओ। ये टाइम पूरे याद रहने चाहिए आपको कि इतने बजे ये, इतने बजे ये खत्म हो जाना चाहिए। जैसा आपका पेपर अगर 2 बजे चालू होता है तो कैलकुलेट करके रखो 2:15 बजे तक मेरा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाना चाहिए, 2:30 बजे तक मेरा क्वेश्चन नंबर, ऐसा टाइम आपका फिक्स होना कि इतने बजे इतने बजे। और अब आप जब भी कोई पेपर प्रैक्टिस करोगे तो बराबर आपके जो भी टाइम पे पेपर रहने वाला है, 2 बजे यदि पेपर रहेगा तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में बैठ के करोगे। बट अगर आप 2 से 5 के बीच में नहीं बैठ सकते तो घड़ी आगे पीछे होती है, अपन एनालॉग घड़ी लेके जाने वाले, उसको आगे पीछे कर लेना। जब भी अगर आप रात को 9 बजे भी पेपर की प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो अपने घड़ी का टाइम 2 बजे सेट करना, जो हमारे एग्जाम का टाइम रहेगा, ताकि हमारे दिमाग में बैठे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये टाइम पे खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये टाइम पे खत्म होगा, 3 या जो भी सीक्वेंस है, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करो। और इसको पहले सॉल्व करने का फायदा क्या होता है बेटा समझो, 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, टैली होते ना कुछ, आप जब लिखते हो आप कॉन्फिडेंट होते हो आप सही हो। 20 मार्क के क्वेश्चन से बात समझ, मैं नहीं मानता 20 में से 20 क्वेश्चंस तेरे को शुरुआत में आ जाएंगे। अगर तेरे को 15 क्वेश्चन में भी तू कॉन्फिडेंट है, 15 क्वेश्चन के लिए अगर तूने 15 मिनट भी लगाए तो देख कैलकुलेशन सिंपल है। 20 मार्क कॉलेज वाले दे रहे, 20 मार्क कॉलेज वाले दे रहे, 15 मार्क तूने एग्जाम से चुरा लिए, टोटल पास को टोटल कितने हो गए? 20 और 15 35, पास होने को 35 नंबर ही लगते ना। सोच के देख क्या लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम में, पहले 15 मिनट में मैं पास, पहले 15 पेपर देके बाहर आ सकता बोले सर मैं 15 मिनट में। ऐसा कॉन्फिडेंस आने दो अंदर में, ऐसा कॉन्फिडेंस आने दो, अलग ही फायदा मिलता बेटा इसका। कई बार ना बच्चे गलती क्या करते ना, पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट उठा लेते, क्यों? क्योंकि हमको आता है। अरे आता तो पूरा पेपर है, तू पढ़ के आया ना 100 मार्क का पूरा, तो क्या पूरा पेपर आता है? कुछ भी नहीं उठाना, पहले क्या उठाना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही उठाना। जिन बच्चों ने, मैं इतिहास बता रहा हूं, जिन बच्चों ने पहले फाइनल अकाउंट उठाया है उन्होंने 60 से 80 के बीच में स्कोर किया, 80 भी पार नहीं होता उनसे, 80 भी पार नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में स्पीड बहुत स्लो होती है। और फाइनल अकाउंट्स को अगर आपने 1 घंटा लगा दिया ना तो प्रेशर में आते हो। फाइनल अकाउंट 1 घंटा लगता ही नहीं, बट शुरुआत में अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना तो 45 से 50 मिनट लगा के आते हो आप। और फिर क्या दिखता है, अरे 50 मिनट हो गए, 12 मार्क का ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, स्पीड बढ़ा नहीं तो पेपर पूरा नहीं होगा, फंस गए आप। 2 घंटे में फिर कहां से आप 60-65 मार्क का पेपर बचा हुआ सॉल्व कर पाओगे? बच्चे यही गड़बड़ करते और बाद में फिर कैलकुलेशन एरर करके गड़बड़ करके आते। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले कम मेहनत में ज्यादा नंबर कहां स्कोर हो सकते ये रख, कम टाइम में ज्यादा नंबर। 1 मार्क के क्वेश्चन में वो पॉसिबल है, 1 मार्क के क्वेश्चन में वो पॉसिबल है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी आप मेरे से पढ़े हो, आपको लगता है ना अभी हम और टेस्ट लेने वाले, कल पेपर है हमारा, उस पेपर में ये तरीका अपना के देख लो। लगे ही पेपर एक बार सॉल्व करो इस तरीके से, एक बार सॉल्व करो आपके तरीके से, देखो तो किसमें कितना ज्यादा टाइम लगता है, किसमें समय बचा पाते हो आप। पहले 1 मार्क का क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं, पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 1 मार्क का क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो अग्री नहीं होते, जर्नल एंट्री या कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके कोई है नहीं, आपके जर्नल एंट्री के 2 क्वेश्चंस है, 2 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, एक है शेयर्स, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक है शेयर्स के ऑप्शन में कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है जो हम वैसे भी नहीं करने वाले, थ्योरी क्वेश्चन है।
बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन, आई विल से गो विद बिल ऑफ एक्सचेंज, आई विल से गो विद बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि डिसोल्यूशन को टाइम लगता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, 8 से 10 एंट्रीज आती है ज़्यादा से ज़्यादा, एक एंट्री को 1 मिनट, वो भी मैं अपर साइड में पकड़ रहा हूँ, एक एंट्री को 1 मिनट नहीं लगते, हार्डली 30 35 40 45 सेकेंड में हम पास कर लेते एक एंट्री। फॉर्मेट वॉर्मेट पकड़ के मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 मिनट। बच्चों आप लोगों को याद होगा तो आपने जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता था आप मेरे को बताते थे हमसे 8 मिनट में 7 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होते थे, स्पेशली शेयर्स के 8 मिनट 9 मिनट में शेयर का क्वेश्चन सॉल्व होता था, एक फाइनल कुछ बनाना था नहीं, जर्नल एंट्री पटपट 8 एंट्री पास करने को 8-9 मिनट से ज़्यादा लगने वाले क्या, फिर भी मैंने 10 से 12 मिनट पकड़े, फिर भी मैंने 10 से 12 मिनट पकड़े। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी 10 से 12 मिनट ही लगते, इसके ऊपर टाइम नहीं लगता। स्पीड रखो, मैं पहली बोल रहा हूँ, शुरुआत में लेथर्जिकनेस में घुसना नहीं, स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा अपर साइड में रखो। एक कैलकुलेशन करके बताओ तो अगर आप ऐसा करके लेके जाते हो, ऐसा करके जाते हो तो 10 मार्क 10 मार्क 20 मार्क, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ 15 ही मार्क मिलते, 15 और 20 कितने 35 मार्क हो गए ना। 5 मार्क के आए नहीं आपको क्वेश्चन, 5 मार्क के 1 मार्क नहीं आया, वो आखिरी में करेंगे करके छोड़ दिए, छोड़ देना, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाना 20 मार्क में, वो 1 मार्क के क्वेश्चन में जो नहीं आ रहा छोड़ दे, बाद में देखूंगा, बट जो आ रहा है वो करके आगे बढ़ जाना, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। 15 मिनट मैक्सिमम बहुत हो गया तो 20 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरे को बता 35 मार्क तूने अटेम्प्ट कर लिया, 35 मार्क योर कॉन्फिडेंट इनम की मेरे को 35 मिल रहा है, कितने टाइम फ्रेम के अंदर में, 35 मिनट में, 35 मिनट में 35 मार्क, 20 मार्क कॉलेज वाला दे रहा है, 35 प्लस 20 55, 55 मार्क आपको मिल रहे कितने घंटे में, आधी घंटे में 55 मार्क मिल रहा है आपको। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, आधी घंटे में जब 55 मार्क का कॉन्फिडेंस बॉडी में आएगा, आपको नहीं लगता आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल रहेगा। अब बचा कितना, 2.5 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे का टाइम है और अब आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2.5 घंटे का टाइम है और आपको 45 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझो करेक्ट सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। 2.5 घंटे 35 मिनट में अगर आप इतना कर लेते हो, 35 से 40 मिनट में अगर आप इतना कर लेते हो, तो क्या आप बचा हुआ पेपर बचे हुए टाइम पे नहीं हो सकता। 2.5 घंटे में अब बेनिफिट जाने दो, अब समय का बेनिफिट, बचे हुए टाइम का बेनिफिट जाने दो ऐसे क्वेश्चंस को जो अग्री होते हैं, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एनपीओ, फाइनल अकाउंट। स्टार्ट सॉल्व एडमिशन फर्स्ट, डोंट टच पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टिल, अभी भी मत करो। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और एनपीओ ये लास्ट में रखो, ये लास्ट में रखो, पूरा माइंड फ्री होने के बाद ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको नंबर्स पाना है अगर आपको सही तरीके से, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा एनपी और पार्टनरशिप को, एनपी और फाइनल अकाउंट्स को, उसको थोड़ा टाइम दो, उसको लास्ट में रखो। एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करो, डेथ का क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एनपीओ करो, फिर फाइनल अकाउंट्स करो। ये चारों क्वेश्चन टैली होते, ये चारों क्वेश्चन टैली होते, एडमिशन भी लास्ट में जाके बैलेंस शीट टैली होती है, डेथ में भी बैलेंस शीट टैली होती है, एनपीओ में भी बैलेंस शीट टैली होती है, फाइनल अकाउंट में भी बैलेंस शीट टैली होती है, ये नीचे रखो। अब यहाँ अगर कभी प्रेशर में कोई बैलेंस शीट टैली नहीं भी हुई तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये 35 मार्क के क्वेश्चंस पे नहीं पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता आप थोड़ा बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे कि मेरी से सीली मिस्टेक्स इनके प्रेशर में ना हो, ये टैली नहीं हो रहे उसके प्रेशर में ना हो। और उसमें भी देख एडमिशन 20 से 25 मार्क आपने 12-12 15-15 मिनट में सॉल्व किया है, डेथ 20 से 25 मार्क सेम 12-12 15-15 मिनट में सॉल्व होते। मैंने मिनिमम टाइम भी थोड़ा अपर साइड में रखा है कि फॉर्मेट बनाऊंगे, और फॉर्मेट के चक्कर में बहुत आड़ी दंडी खड़ी दंडी ऐसा मत कर, खड़ी खड़ी दंडियां मार, आगे बढ़ नहीं कुछ तो कॉपी को आधा फोल्ड कर बीच की लाइन बन जाती। पहला पेज अलग कर देना, जो आपकी आंसर बुक रहती है उसका पहला पेज अलग रखना, बाकी आंसर बुक को बीच से फोल्ड कर देना। बीच से फोल्ड कर दिया तो बीच की लाइन बन गई, अकाउंट बन गया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अमाउंट लिखते वक्त थोड़ा कॉर्नर से लिखना तो दिक्कत नहीं आती, ज़रूरी नहीं है आपको हर एक जगह लाइन खींचना है। अगर आपका पेपर वैल्यूअर को पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई ये ऐसा ऐसा है, नंबर देगा, डोंट वरी, फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, अनलेस लास्ट में आपके पास टाइम बचा और आपने स्केल से लाइन खींच दिया तो और ही अच्छा। शुरुआत में अगर आपको लाइन खींचने में प्रॉब्लम जाती है तो कॉपी बीच में से फोल्ड कर लेना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। एक बार जरा टोटल मारो तो आपने टोटल 80 मार्क का पेपर कितने इसमें सॉल्व किया, 15 10 ये पूरा टोटल मारोगे तो 135 मिनट होते हैं, और अपर साइड की भी टोटल मारोगे तो 164, 180 मिनट है आपके पास में। यहाँ 45 मिनट के आसपास बचते, यहाँ 45 मिनट के आसपास बचते, यहाँ पे 15 मिनट के आसपास बचते, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट बचता है कि पेपर आप दोबारा चेक कर पाओ।
और बेटा जब पेपर दोबारा चेक करने की बारी आती है, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो डोंट ट्राई टू चेक कैलकुलेशंस। अगर आपके पास 45 मिनट है तो चाहो तो कैलकुलेशंस दोबारा चेक कर सकते हो, बट अगर आपके पास 15 मिनट है तो कैलकुलेशंस दोबारा मत चेक करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, क्योंकि होगा कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ टैली नहीं हुए होंगे। हो सकता है कि रिटायरमेंट टैली नहीं हुआ सर, बाकी सब टैली हो गया, तो जाके रिटायरमेंट पहले नहीं चेक करना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जाना। याद कर, क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने 15 मार्क की क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 मार्क हमको नहीं आ रहे थे भाई, वो 5 मार्क अटेम्प्ट करेगा ना तो ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू रिटायरमेंट को टैली करने बैठेगा। तो सबसे पहले जाके क्वेश्चन नंबर 1 के वो जो 5 मार्क के क्वेश्चन हमको नहीं है वो सॉल्व कर ले, वो सॉल्व कर ले, शायद अब आंसर आ जाए, शायद अब आंसर आ जाए। कुछ एक आधा एडजस्टमेंट ऐसा था जो आने वाले पेपर में पूछ लिया तो हमको क्लिक हो गया, अरे उसका आंसर ये है, तो जाके लिख, जाके वो सॉल्व करके आ। समझा के क्या बोला मैंने? और फिर बाद में वो क्वेश्चंस चेक कर, वो क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस चेक कर जो टैली नहीं हुए। मिलती है मिस्टेक बाद में जब खुले दिमाग से कि भाई अब मेरा पेपर 80 मार्क का हो गया, कोई नहीं, चल टैली नहीं हुआ, 90 के ऊपर तो मेरे को मिल रहे, 90 के ऊपर मिल रहे कॉन्फिडेंस में जब आप वो गलती भी ढूंढने जाओगे जो टैली नहीं हुआ, पट से मिल जाएंगी, पट से मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आपने आपका पेपर पैटर्न सॉल्व करना है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, छोटी मगर मोटी बात, क्लास जब आपके अब पेपर आप सॉल्व करोगे एग्जाम से पहले खुद एक बार ट्रायल करोगे घर पे बैठ के, अभी कोविड का टाइम है तो मैं क्लास में बिठा के तो नहीं करवा पा रहा हूँ, बट आप घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो पेपर जब आप सॉल्व करोगे ना, अब आप क्या करना, एक चीज़ ध्यान रखना, डोंट यूज़ आपके कॉपी का बड़ा वाला पेज। अपन गलती क्या करते, अपन कॉपी का रजिस्टर का जो लॉन्ग बुक पेज रहता है बड़ा वाला पेज वो वापरते, वो मत वापरो। मार्केट में जाओ, नवनीत की बुकलेट आती है, एसएससी एचएससी बोर्ड की नवनीत की बुकलेट आती है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, जो आप A4 A3 A4 या लॉन्ग पेज यूज़ करते हो उतना बड़ा नहीं होता है। आपका जो बोर्ड का पेपर है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम छोटा साइज़ का होता है। हमको आदत रहती है पेपर बड़े बड़े साइज़ में सॉल्व करने की, बट एग्जाम में आता है छोटू सा चिटोरा, उसमें हमको पता ही नहीं रहता कहाँ किसकी पोजीशन रहनी चाहिए। भाई ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, आप यहाँ क्या करते हो, ट्रेडिंग P&L एक पेज में आ जाता, बैलेंस शीट अगले पेज में चला जाता। आपको पता है क्या, बोर्ड के पेपर में ट्रेडिंग P&L एक पेज में आ ही नहीं सकता, 18 लाइन के ऊपर रहती नहीं, 18 या 22 लाइन के ऊपर रहती नहीं उसमें एक पेज में। क्या 18 और 22 लाइन में ट्रेडिंग P&L मिला के दोनों आएगा क्या? अरे P&L कोई 20-22 लाइन लग जाती, 3 पार्टनर है तो 6 लाइन तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने में ही लग जाती, बची हुई 14 लाइन में क्या सारी एडजस्टमेंट और वो सब आ जाएगा क्या ट्रेडिंग और P&L का? नहीं आता। 2 लाइन तो हेडिंग की लगती, 2 नहीं 3 लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर अमाउंट 3 लाइन उसकी, 6 लाइन इसकी, 9 लाइन तो इसी में चली गई, बचा क्या आधा पेज। आधे पेज में ट्रेडिंग अकाउंट भी घुसेड़ दोगे, ट्रेडिंग के भी तो ऊपर की हेडिंग नीचे की हेडिंग के 3 लाइन लगेंगे ना, नहीं आता एक पेज में, बता रहा हूं मैं आपको। तो एक बार वो जो साइज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो साइज के बारे में बात कर रहा हूँ वो लेना। नवनीत का पेपर, नवनीत का बुकलेट आता है, 5 मार्क का बुकलेट है बेटा, 5 रुपए का बुकलेट है, 3-4 बुकलेट लाओ, नहीं कुछ तो भी थ्योरी पेपर अगर आप उसमें ट्राई नहीं कर रहे तो अकाउंट्स करो, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कुछ नहीं, और एक चीज ध्यान रखना, एक हैबिट रखो, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो बुकलेट है, जैसा एक आधी बुकलेट में आपको दिखाऊं तो, अगर आप, एक मिनट, हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा आदत रखो कि जो भी बुकलेट रहती है बुकलेट के ऐसा ऐसे आजू बाजू में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आजू बाजू में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा रखना। जैसा अगर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की बात करें तो 2 पेज में सॉल्व होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, बैलेंस शीट और नीचे में वर्किंग नोट, तो आजू बाजू में रखना। कोई भी ऐसा मत करना कि यहाँ और यहाँ सॉल्व हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, पन्ने पलटाने पड़ते हैं हमको, बार बार पन्ना पलटाना पड़ता है। कोशिश करो कम से कम पन्ने पलटाने की जरूरत पड़े। शेयर्स का अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे 2 आजू बाजू में शेयर्स कंप्लीट होता, बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऐसा 2 आजू बाजू में कंप्लीट होता, एनपीओ भी बहुत हद तक के आजू बाजू में कंप्लीट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ बनाओ, बैलेंस शीट यहाँ बनाओ, बची हुई वर्किंग नोट नीचे बना लो, बची हुई वर्किंग नोट जो भी लेजर अकाउंट बनाओगे वो नीचे बना लो। हाँ, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट नहीं होता, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ऐसी हरकत मत करना, नहीं होने वाला। एक पेज ट्रेडिंग के लिए जाएगा, एक P&L, एक बैलेंस शीट के लिए जाएगा। तो प्रेफरेबली ट्रेडिंग अकाउंट में लेजर कम होते, ट्रेडिंग अकाउंट में अकाउंट कम होते, तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से शुरू करना, ताकि जब आपका P&L और बैलेंस शीट दोनों आजू बाजू में आ जाए, P&L और बैलेंस शीट दोनों आजू बाजू में आ जाए। तो थोड़ा सा पोजिशनिंग ध्यान रखना, थोड़ा सा पेपर में पोजिशनिंग ध्यान रखना कि किस तरीके से आप उसको कस्टम करते हो, किस तरीके से आप उसको बिठाते हो। समझा के क्या बोला मैंने, समझा के क्या बोला, हाँ या ना?
कैसा आपको पोजीशन रखना है इन एवरीथिंग। तो दिस विल गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन योर रिटर्न बेस्ड पेपर। 20 मार्क तो कॉलेज वालों ने दे दिया, 20 मार्क तो आपको कॉलेज वालों ने दे दिया। आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं आप। जो लाइव बच्चा लोग मेरे साथ इस वक्त है, अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो यूट्यूब पे जो बच्चे लोग रिकॉर्डेड मोड में ये लेक्चर देख रहे हैं, बेटा अगर आपको कोई डाउट आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से मुझे बात कर सकते हो, मुझे क्वेरी पूछ सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इसी टिप्स को लेके मैं आते रहूँगा। MCQs, और मैं आपको एक बार जाने से पहले मैं एक बार और याद दिला दूँ बेटा, कुछ करो नहीं करो बेटा, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है अब तक में। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ढंग से इक्विप नहीं हो अभी भी। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपने 2 चैप्टर्स छोड़ रखे हैं, कौन से 2 चैप्टर्स बोल रहा हूँ, एक चैप्टर है आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग और दूसरा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। वो 2 चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो 4 मार्क का वेटेज है, 3 से 4 मार्क का वेटेज है जो यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये तो चलो ऑप्शन में छोड़ दोगे आप, यहाँ पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी जगह शेयर्स और डेथ सॉल्व कर लूँगी। बट व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में तो डायरेक्ट कंपलसरी क्वेश्चन आने वाले ना 20 मार्क के, तो यहाँ उसका वेटेज होता है, यहाँ उसको गलती से मत छोड़ना। आई होप ये लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको जमा आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, उन्हें भी टिप्स और ट्रिक्स का मदद लेने दीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट। कमेंट सेक्शन भी है आपके साथ साथ में, प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक भी है जिसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन मेरे को फ़ोटो के द्वारा भेजनी है तो उसमें एक फॉर्म होता है, फ़ोटो के द्वारा आप वो मुझे भेज दें, मैं आपका डाउट आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी रेक्टिफाई करके दूंगा। मेरा व्हाट्सएप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक चीज़ मैं बोलूँगा, इस सब पचेड़े में मत पड़ो बेटा कि कोविड के रहते सर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगी, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगी। हम इस सब डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। आपके एग्ज़ाम्स है, मान के चलिए जो भी हमारे तारीख है वो तारीख को हमारे एग्ज़ाम्स होंगे होंगे और होंगे। अब वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे वो बात क्या है, बट आपकी तैयारी अब इस तरीके से रहनी चाहिए कि अभी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन है कि भाई हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे, डिटेल होगा, उस पर हमको तैयारी करते हुए चलना है। अब कोई सिचुएशन चेंज होने के मुझे तो आसार लगते नहीं है। हार्डली 15 से 20 दिन आपके एग्ज़ाम्स को बचे हुए, तो कोई भी सिनारियो अब ऑनलाइन पे तो जाने से रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब रही तो डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, बट एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन ही होंगे, एग्ज़ाम्स तो आपके ऑफलाइन ही होंगे, ये मान के चलना है। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द, टेक केयर।